फर्स्ट आर्टिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन जो है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो समय चल रहा है और इस समय एजुकेशन जो ऑनलाइन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इसी को लेकर के आर्टिकल है कि किस तरीके से ऐसे क्या चीजें चेंजेस की जाएं कि हम एजुकेशन को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बना सके। अगर हम पिछले समय से कंपैरिजन करें कि लास्ट ईयर 2020 में जब कोविड-19 पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ और उसके बाद में जब स्कूल कॉलेजेस बंद हो गई, तो उसके बाद में एजुकेशन को किस तरीके से दिया जाना चाहिए, तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चला। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ वीडियोस देने से कुछ नहीं होता, इसके साथ साथ हमें जो एजुकेशन में जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी हमें चेंज करना होगा। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरीके से टाइम जो है, टाइम के अकॉर्डिंग जिस तरीके से हम ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो ऑनलाइन एजुकेशन हम दे रहे हैं उसमें एक तरफ टीचर्स हैं और एक तरफ स्टूडेंट्स हैं। टीचर्स जो वीडियो बना रहे हैं वो स्टूडेंट्स के जो फंडामेंटल हैं, फंडा जो है वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एजुकेशन जो ऑनलाइन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन दो, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को ओपन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो एक क्वालिटी एजुकेशन जो है उसके ऊपर भी फोकस किया जाना चाहिए। अब क्वालिटी एजुकेशन के दौरान क्या क्या चीजें की जा सकती हैं जिससे कि लोगों को, बच्चों को जो एजुकेशन मिल रहा है उनका जो टाइम है वो यूटिलाइज हो सके, ना सिर्फ इसलिए कि सिर्फ नाम मात्र बहाना करना है एजुकेशन देने का। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले तो देखो राइटर ने ये बोला है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन की तो बात कर रहे हैं कि हाँ ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन अगर हम डाटास की बात करें तो हमारे इंडिया में मोर देन 50% ऐसे लोग हैं, मतलब 50% से ज्यादा लोगों के पास में इंटरनेट जो है वो पेनिट्रेशन नहीं है। इसीलिए जो ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर है उसका एफिशिएंट अचीवमेंट जो होना चाहिए, उसमें एक मेन रीजन ये है कि उतना एफिशिएंट अचीवमेंट नहीं हो पाता है। अब कुछ इस आर्टिकल में कुछ सजेशंस दे रखे हैं। उन सजेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट सजेशन ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एयरवेज हैं उनको यूटिलाइज किया जाना चाहिए। मतलब हमारे इंडिया में जो प्रसार भारती है, जो ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, जो रेडियो और टेलीविजन दोनों को हैंडल करता है, इसका यूज किया जा सकता है। ऑल इंडिया रेडियो की अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया में 470 इसके ब्रॉडकास्टिंग सेंटर हैं, जो लगभग पूरे कंट्री के 92% ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है और 99.19% जो हमारी पॉपुलेशन है उनको कवर करता है। फर्स्ट बात की ऑल इंडिया रेडियो की। सेकंड बात की दूरदर्शन की। दूरदर्शन में टेलीविजन, मतलब इसमें तो देखो सिर्फ ऑडियो सुनाया जाएगा, इसमें विजुअल के थ्रू आप 34 जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, 17 वेल इक्विप्ड स्टूडियोज हैं इन स्टेट कैपिटल्स एंड 49 स्टूडियो सेंटर इन अदर सिटीज, इन सब का यूज किया जा सकता है। मतलब ऑल इंडिया रेडियो और डीडी दोनों को यूज कर सकते हैं हम लेसन को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। और इसके अलावा जो प्रसार भारती एक्ट है उसके तहत ये तीनों जो है वो फंक्शन करते हैं और उसके तहत एजुकेशन को दिया जा सकता है। अब इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो शुरुआत तो हम कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एयरवेज है इनका यूज भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा इनका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा है, पूरी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनको ये कवर भी करते हैं। तो शुरुआत में 10th 11th 12th के लिए एजुकेशन ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो और डीडी में, मतलब जो दूरदर्शन है उन दोनों में भी रेशियो 4:1 का होना चाहिए। मतलब 4 घंटे आप रेडियो से एजुकेशन देंगे, सिर्फ ऑडियो से सुनाएंगे, और 1 घंटे टीवी से आप एजुकेशन देंगे। इससे क्या होगा कि बार बार एक सबसे बड़ी परेशानी लॉकडाउन के समय जब स्कूल बंद थी तो सबसे बड़ा मेजर इशू ये उठ करके आया कि हेल्थ इशू सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों की रेगुलर स्क्रीन देखने से ना सिर्फ टीचर्स, स्टूडेंट्स, उनकी जो आई साइट है वो काफी वीक होती जा रही थी। तो जब हम इस तरीके का रेशियो मेंटेन करेंगे तो ना सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन दी जा सकती है, जो हेल्थ इशू है उनको भी सोल्व किया जा सकता है। इसमें दूसरा जो बात है वो ये बोला गया है कि जो टीचर्स है, इन्वॉल्विंग टीचर्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। इस तरीके का जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करोगे और जब आप विजुअल
जो वीडियो बना करके आप टीचर को स्टूडेंट्स को इस तरीके की दोगे, तो सारे रिसोर्सेज को, सारी जो चीजें हैं उनको किस तरीके से यूज किया जाना है, जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, इन सब में मतलब जो टीचर्स है वो मल्टी रोल एक तरीके से निभाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो काम कर पाएगा। इसके अलावा जो ब्रॉडकास्टिंग जो सर्विसेज है, मतलब हमने अभी तक बात की ऑल इंडिया रेडियो और डीवीसी, इसके अलावा बहुत सारे एनजीओ मतलब बहुत सारे एफएम जो हैं उनका यूज किया जा सकता है। यूनिवर्सिटीज, एजेंसीज और बहुत सारे एनजीओ के द्वारा जो एफएम स्टेशन जो चलाए जाते हैं उनके मिनिमम फी के थ्रू उनका यूज किया जा सकता है और इनके थ्रू भी हम ज्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है उनको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेट सर्विसेज जो है उनसे बात करके कुछ समय के लिए हम फ्री आवर्स ऑफ इंटरनेट प्रोवाइडर्स करवा सकते हैं, ताकि टीचर्स और स्टूडेंट्स इस इंटरनेट का यूज कर सकें। और ये जो डाटा है ना, सामने डाटा आ रहे हैं कि मोर देन 50% के पास में इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है, तो ये वाली प्रॉब्लम भी सोल्व हो सकती है, लोगों को क्वालिटी एजुकेशन भी मिल सकता है। और जो बर्डन है एक तरीके से कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, जो इकोनॉमिक बर्डन तो पहले से ही है, और अगर इंटरनेट की सुविधा ना है, लोगों के पास में इकोनॉमिक वैल्यूएबल इकोनॉमिक सपोर्ट ही नहीं है, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन हो जाएगा कि फ्री एक्सेस जब इंटरनेट का होगा तो उनको सुविधा भी मिल पाएंगी और इनका यूज भी किया जा सकता है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। लास्ट में इस आर्टिकल में कंक्लूजन में एक ही बात बोली गई है कि देखो ये चीजें इतनी आसान तो नहीं है, लेकिन अगर लोगों का इंटरेस्ट है, लोगों को अच्छी क्वालिटी सारी चीजें उपलब्ध करवानी है, तो गवर्नमेंट इन चीजों के बारे में सोच सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ जजेस प्रोटेम को लेकर के है। हमारा जो सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारे इंडिया में ये है कि केसेस की जो संख्या है वो रेगुलर बढ़ती जा रही है, और जो जजेस की जो संख्या है मतलब जो वैकेंसी है वो भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 224A में ये बोला गया है कि जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसको ये पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ में जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको दोबारा से रीअपॉइंट किया जा सकता है एज ए एडहोक जजेस। आर्टिकल 224 के बारे में अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो इसमें जो आर्टिकल 224 है ये जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नहीं था, लेकिन 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके थ्रू इसको इंक्लूड किया गया था। अब 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में 1963 में इसको इंक्लूड किया गया, और इसमें ये बोला गया कि जो एडहोक जजेस जो होंगे उनको पावर, ज्यूरिडिक्शन सब कुछ उनको पावर होगी जैसे कि हाईकोर्ट के जो जज होते हैं वैसे ही, लेकिन स्पेशली उनको जजेस नहीं बोला जाएगा, उनको एडहोक जो जजेस है उसी नाम से प्रोनाउंशिएट किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया में जो डाटा है कि कितने केसेस हमारे इंडिया में पेंडिंग है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो 57 लाख केसेस बैकलॉग हैं और 40% हमारे वैकेंसी लेवल है, मतलब इतने जजेस की जो संख्या है वो कमी है। 5 जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा टोटल 5 हाई कोर्ट्स में ही 54% ऑफ द टोटल केसेस, मतलब इतने केसेस तो सिर्फ 5 हाई कोर्ट में बचे हुए हैं। अगर हम देखें तो मद्रास हाई कोर्ट की अगर हम देखें तो 5.8 लाख केसेज वहां पर हैं, और लो लेवल ऑफ वैकेंसी मद्रास में है, मतलब केसेज बहुत ज्यादा है लेकिन वैकेंसी वहां पर 7% ही है। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो 44% ऑफ द पोस्ट वहां पर खाली है, और जो केसेज है वो 2.7 लाख वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। केरला हाई कोर्ट में सबसे कम वैकेंसी है। तो ये हमने एडहोक जजेस के बारे में देखा, हमारे इंडिया में किस तरीके से पेंडेंसी है उसके बारे में देखा। अब हम देख लेते हैं कि एडहोक जजेस को किस समय क्या एक तरीके से गाइडलाइंस है, क्या एग्रीमेंट है, क्या अपॉइंटमेंट करने के लिए क्या क्या वैकेंसीज को भरने के लिए क्या क्या होना चाहिए कि हम एडहोक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। पहली एक जो शर्त है, कंडीशन ये है कि किसी भी कोर्ट में, मान लो कोई भी कोर्ट है, अगर उस कोर्ट में जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जितनी वहां पर जजेस होने चाहिए, उन जजेस की संख्या का 20% तक अगर वहां पर खाली सीट है, वैकेंट सीट है, तो उस 20% खाली सीट अगर है या फिर उससे ज्यादा खाली सीटें हैं तो वहां पर एडहोक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। या फिर उस कोर्ट में ऐसे केसेस जिनमें
मतलब कोई भी कोर्ट में देखो केसेस समय के साथ में आते रहते हैं, लेकिन जो टोटल केसेज उस कोर्ट में है उसमें अगर 10% केसेज ऐसे हैं जिनकी 5 साल या फिर उससे ज्यादा सुनवाई नहीं हुई है, मान लो कोर्ट में 100 केसेज हैं और 10 केस वहां पर ऐसे हैं जिनकी सुनवाई पिछले 5 साल से नहीं हुई है और बहुत लंबे समय से बैकलॉग चल रहे हैं, तो इन ऐसे कोर्ट में भी अपॉइंट किया जा सकता है एडोक जजेस, या फिर 5 साल से ज्यादा ऐसे केसेस जिनमें जिनकी जो पेंडेंसी है, जो पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड जो केसेज है, पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड जो केसेज है उनकी पेंडेंसी भी काफी लंबे समय से है। इसके अलावा जो फ्रेश केसेज कोर्ट में जो आ रहे हैं फ्रेश केसेज, उन फ्रेश केसेज की तुलना में मतलब सोल कम हो रहे हैं और फ्रेश केसेज ज्यादा आ रहे हैं, इसके आधार पर भी जो एडोक जजेज है उनको अपॉइंट किया जा सकता है। तो इस आर्टिकल में लास्ट में यही बोला गया है कंक्लूजन में कि देखो नई चीज है, वैसे अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज का अपोज नहीं किया गया है, और जिस तरीके की जो समस्या है कि हमारे यहाँ पर पेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर इस प्रोसीजर के तहत हम पेंडेंसी को सोल्व कर सकते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा सही है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ देखिए, ये जो आर्टिकल है वो यहाँ ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है। ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस मतलब कोई एक ऐसा स्पेशल केस जिसको सोल्व करने के लिए जब आपको एक्सपर्ट की जरूरत होती है तो वो होता है ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस। अभी देखो एनजीटी में एक गिरिजा वैद्यनाथन को, एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर जिनको अपॉइंट किया गया है एनजीटी का जो सदर्न बेंच है उसमें एक एक्सपर्ट मेंबर के रूप में, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ ना उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है, मतलब पिटीशन फाइल कर दी गई कि किस तरीके से उनको अपॉइंट किया गया है। देखो अब प्रॉब्लम क्या है कि एनजीटी में अपॉइंट करने के, एनजीटी में जब आप किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट दो तरीके की है, या तो उसके पास में कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास में कुछ डिग्री होनी चाहिए। पहला जो है एनजीटी में अपॉइंट होने के लिए अपॉइंटमेंट जब आप किया जाता है तो उसमें एनजीटी एक्ट के तहत दो क्राइटेरिया है, या तो आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, अब डिग्री आपकी साइंस से होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होनी चाहिए। दूसरी आपके पास में है कि आपकी एलिजिबिलिटी, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपीरियंस है वो भी काम आता है। तो एनवायरमेंटल मैटर्स को डील करने में आपके पास में 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आपको एनजीटी में अपॉइंट किया जा सकता है। अब इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि ये जो गिरिजा वैद्यनाथन है, इन्होंने हालांकि काफी समय तक काम किया, इन्होंने एनवायरमेंट के रूप में भी काम किया, इन्होंने फॉरेस्ट एंड नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन में भी काम किया, इसके अलावा इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काम किया, लेकिन इन सबको मिला करके जो इनका टोटल पीरियड है, टोटल इनका जो एक्सपीरियंस है वो 28 मंथ से ज्यादा नहीं हो पाया। हालांकि जो हेल्थ सेक्टर में हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम किया, उसको भी जब कंसिडर किया जाता है तो भी इनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। ये एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू रहा है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि एक्सपर्ट की अगर आपको जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे हो, और अगर इस तरीके से जब आप एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हो तो सभी जो एक्सपर्टीज है उनको आपको इक्विवेलेंट मेंटेन करने की आवश्यकता है। देखो इससे पहले भी नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन की मांग उठ चुकी है कि एक नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में बोल दिया, ताकि ट्राइब्यूनल के में जो अपॉइंटमेंट, उनमें जो फंक्शनिंग है उनको सुपरवाइज किया जा सके। तो इसके लेकर के ये जो गिरिजा वैद्यनाथन का जो अपॉइंटमेंट हुआ उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल था। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।